आ से। अब जरा इको यरच का देखिए, पन्ना पलट उलट कर इको यरच का देख लीजिए। 6 1 77। तो ये देखिए पहले आया किसके, दुर्गा के। तो यहाँ से इन्होंने क्या चुराया, दो बातें चुराई। एक तो इका धन यड़ा धन इका का मतलब एक पर क्या है। तो यहाँ से एक चीज इन्होंने ये चुरा लिया, एक जो कहाँ ला के फिर दिया गया, यानी छोटा या बड़ा के बाद क्या दिखाई दे, एक प्रत्याहार के बड़े दिखाएंगे। अनुवृत्ति चलते हैं ना पाणी के नियमों में, पहले कही गई बात का अनुकरण करना। तो उन्होंने किसका अनुकरण किया, एक का, यानी छोटा या बड़ा के बाद एक प्रत्याहार के बड़ क्रमशः दिखे तो उनके मेल से गुण वर्णों का निर्माण होता है, जिन्हें हम गुण संधि के नाम से है ना। तो एक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं, ई उ री और यही आते हैं ना। अब छोटा या बड़ा धन की मिलकर क्या बनता है, यही गुणवर्ण हो गया। छोटा या बड़ा धन को मिलकर क्या बनता है, ये गुणवर्ण है। छोटा या बड़ा धन री करना यहाँ। अब जरा देखिए आ दोनों में काम रहेगा आगे। अब यहाँ पर क्या लिया गया, इससे यहाँ पे कहा गया इन प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन करना यड़ में, यानी ई का या में, उ का री का रा में और री का ला में होता था ना, उतना आगे अभी मिलेगा है ना। तो री का रा में री का ला में ये भी अनुवृत्ति किया गया, क्योंकि गुण वर्णों की संख्या कितनी है, 3 है ना। तो आ ए और ये तीनों तो आ गए। अब हमारा री और री के साथ जब संयोग करेंगे तो हमें गुण वर्ण भी दिखाने हैं, री की महत्ता भी दिखानी है। बस समझ में आया। आपका संयोग जब री से करेंगे री से करेंगे तो हमें गुण वर्णों को भी 10 साथ के रखना है और री की महत्ता भी दिखानी है। तो इसलिए यहाँ री का जो रा में परिवर्तन हो रहा था, री का ला में, ये कहाँ से अनुवृत्ति किया गया, एक प्रत्याहार के री का रा में परिवर्तन होगा, री का ला में परिवर्तन होगा, यह अनुवृत्ति किया गया। और यहाँ कह दिया गया आ और री के मेल से आपका गुण वर्ण का निषेध नहीं होगा, गुण वर्ण रहेगा। और जो री का रा यड़ संधि में बन रहा था उसी के यहाँ रपर कह देंगे, इसी के यहाँ क्या कर लेंगे, रपर कह लेंगे, यानी आ के बाद में रा का गुणक कर लेंगे और यहाँ लपर कर लेंगे। यही रपर और लपर है, रपर और लपर यही है। यहाँ पे आपका गुण वर्ण वास्तव में क्या है, आ है। री का रा केवल क्या किया गया है, रपर के रूप में इस्तेमाल किया गया। कहाँ से, इको यरच से, समझ गए ना। ये रपर और लपर हुआ, जबकि ये गुण वर्ण नहीं है। हाँ, माना जाता है, गुण वर्ण की श्रेणी मान लिया जाता है अ और अल को, जबकि मुख्य गुण कितने हैं, 3 हैं, आ ए ओ। अगर हम रपर लपर हटा तो हमारा तीसरे बार तो दिख रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ रपर और क्या हुआ है, यानी छोटा या बड़ा के बाद ई या बड़ी, क्योंकि देखिए प्रत्याहार में जो हमारे भाषा सूत्र बड़े हैं वो हर्ष दिए गए, दीर्घ माना जाता है इनके साथ। तो ये भाषा सूत्र की बात है ना, प्रत्याहार दीर्घ मान लीजिए, जिनका दीर्घ हो रहा है, समझ गए ना। तो इनके वैसे क्या क्या बनते हैं, ए ओ अर, यानी छोटा या बड़ा के बाद एक प्रत्याहार के बड़ क्रमशः ई उ री हो, तो इनके मेल से क्रमशः ए ओ अर अल का निर्माण होता है, जिसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। तो ये गुण संधि हमारी हो गई, बात समझ गए ना। कोई दिक्कत, कोई संशय। तो अब आपका जो ग्राफ वास्तव में मूल रूप से आएगा निकल कर, तो किस तरह रहेगा उसको देखिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ। अब यहाँ आपका मतलब क्या था, छोटा आया, हाँ। तो आपका जो मूल ग्राफ क्या है, छोटा या बड़ा के क्या दिखाई दे, प्रत्याहार के बड़ कौन कौन से, या बड़ी या बड़ी और क्या
दिखाई दे। ये सबके मेल से हमारा किसका निर्माण होगा? यहाँ आपका आ कामन रह जाएगा और क्या हो जाएगा? रफल और यहाँ छूट जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? गुण बन गए। ये किस नाम से जाना गया? गुण। समझ गए ना? तो मूल ग्राफ ये है। अब यहाँ देखिए गुण समूह में 4 प्रोसेस है ना, 4 प्रक्रिया है। छोटा है बड़ा के बाद छोटी या बड़ी, पहली प्रक्रिया। छोटा है बड़ा के बाद छोटा हो या बड़ा हो, दूसरी प्रक्रिया। छोटा है बड़ा के बाद छोटी या बड़ी हुई, तीसरी प्रक्रिया। छोटा या बड़ा के बाद री, ये कौन सी प्रक्रिया है? चौथी प्रक्रिया। तो इनके वजह से हमारे अक्षर बन रहे हैं। यहाँ 4 प्रक्रियाएं कहा जा रहे हैं। तो मानव जीवन भी 4 प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। धर्म, कामोच्च, है ना, क्वालिटी। गुण का अंग्रेजी वर्जन क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी मानव कितने क्वालिटी पर जितना रखता है, निर्भर रहता है पूरे जीवन में। 4 क्वालिटी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। या गुड़ जो हम खाते हैं उसको भी समझ लीजिए। गन्ने का गुड़ा जो खाते किसका बनता है? गन्ने के रस का ना, गन्ने के रस का। ये भी देखिए पहले ये किस रंग में होता है? हरे रंग में, है ना। फिर उसके बाद किसमें? पीले रंग में बनता है, हरा से। फिर उसके बाद क्या बनता है? लाल होता है या मैरून कलर, जो भी हो लाल मिल जाता है ना। फिर उसके बाद आपका कालापन में बदल जाता है ना। क्या प्रक्रिया पाएंगे? जो पहला में हरियर का हो, ये कौन हो? पियरका, ये ललका और ये हरा। समझ में आ? तो 4 प्रक्रियाएं क्लियर हो गए? उतार लो। अब इसके उदाहरण भी इसके बाद देख लीजिए, है ना। उतार लीजिएगा पूरा, फिर आगे बढ़े। लाल हरा नीला पीला ना उतारे को, हाँ मैं उतारा मेरा फूल बता दो। धीमे धीमे करो। देखिए उदाहरण के नंबर 1 हमारा क्या? छोटा है बड़ा है, क्या मिले? या बड़ी। तो इसके लिए आप जानिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया गंगाधन ईश्वर। गंगाधन ईश्वर, गंगाधन ईश्वर, यही दिया ना। अब यहाँ हम देखते गंगा में क्या है? बड़ा, और इधर क्या है? बड़ी। हाँ, और ये मिलके क्या बन रहा है? ए बना लो। पहले तो ए बना लो, निकाल लो ना। अब यहाँ से बड़ा निकालो, फिर बचा क्या? गंग। यही बचा, गापे हमर तो नहीं गए, पूरा नहीं, गापे हमर तो गंग हो गया। अब इधर क्या है हमारा? स्वर, क्योंकि बड़ी निकाल चुके हैं भाई, यहाँ मेल करा चुके हैं ना। अब यहाँ पे ये स्वर है, स्वर के बाद यहाँ व्यंजन लिख रहा है। जब भी स्वर के बाद व्यंजन लिखे वहाँ संधि कदापि नहीं होती। कभी भी स्वर के बाद व्यंजन लिखे तो संधि कार्य नहीं होता। व्यंजन के बाद स्वर लिख रहा है, उसका एडिशन हो जाएगा भाषण में, लेकिन स्वर के बाद व्यंजन लिखे तो उसका मेल नहीं हो सकता। तो यहाँ मेल नहीं होगा तो जो का पिलो इसे उतार दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं व्यंजन के बाद स्वर है, इसका मेल करा दे तो क्या हो जाएगा? गंगे। गंगे हो गया, इसके बाद स्वर उतार लीजिए, गंगे। समझ में आया? गंगेश्वर, ये पहला नियम। दूसरे नियम के लिए देखिए, माया धन ऊर्जस्वी, यही है ना। माया धन ऊर्जस्वी, यही है ना।
तो माया धन ऊर्जस्वी को देख लीजिए, ये मिटा दूं हम नीचे। यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा है यानी, और यहाँ क्या है, बड़ा हाँ, और तो मिलके क्या बनेगा, वो बनेगा। और इधर हम जब ओ को निकाले बचा क्या, जस्सी है ना, ये बचा ना। और इधर माया से निकालिए, बड़ा अर्थ हो गया माया, यही ना। अब या में ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो मायो हो जाएगा, मायो, क्योंकि यहाँ व्यंजन के बाद स्वर इसका एडिशन तो है, लेकिन स्वर के बाद व्यंजन का एडिशन, इसलिए उसको जो करके उतार लेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, मायोर जस्सी, क्लियर। इसी तरह आपका एक और उसको गंगाधन उत्तम, गंगाधन क्या है, उत्तम, गगनधन ऊर्ध्वम, गंगोत्तम बहुत पढ़े होंगे है ना, गगनधन ऊर्ध्वम, गगनधन ऊर्ध्वम बड़ा है। अब यहाँ देखिए नाम क्या है, छोटा, इधर क्या है, अब इनके क्या बनाएगा हमारा, अब इधर बचा क्या, धम, यही बचा ना। और इधर क्या बचेगा हमारा, गगन, नापर, हलन। अब इन्हें अधूरा है, बाद में सर जोड़ के गगनों क्या बन गया, इसको तक आपको उतारना है, गगनोर धम, गगनोर धम, कोई दिक्कत। चौथे नंबर का देखिए, ये दूसरे नंबर का ही मानेंगे, दूसरे नंबर का पहला, दूसरे नंबर का दूसरा। तीसरे प्रकार का व्याख्या किसका, छोटा है बड़ा है, क्या मिले, रिया। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, री है, आ और री मिलकर क्या बनेंगे, अरे इधर क्या बचा, तो ना, और इधर क्या बचेगा, अब यहाँ देखिए माँ के बाद स्वर है, तो स्वर को स्वर माँ में जोड़ दीजिए, और उसके बाद रा, रा के बाद क्या है, ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो का, तो लेकिन एक चीज आती है, रेप की अपनी गति होती है, आधार आपको क्या बोला जाता है संस्कृत में, रेप कहा जाता है। रेप की कितनी गति होती है, 3 गतियाँ होती है रेप की, है ना। पहला क्या है, रा के बाद क्या दिखाई, दूसरा रा के बाद क्या दिखे, व्यंजन। तीसरा क्या है, रा के बाद हाँ, रा अल्प में हो या अवसार में हो, है ना। अगर रा के बाद स्वर है, रा उसी स्वर में क्या जाता है, रा के बाद व्यंजन है, तो रा व्यंजन के ऊपर चला जाता है, और रा के बाद रा किसी पद के अंत में तो क्या बन जाता है, यहाँ क्या होता है, विलीन हो जाता है स्वर में, और यहाँ व्यंजन के ऊपर चला जाता है ना, और यहाँ विसर्ग हो जाता है, यही ना। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रा के बाद व्यंजन है, तो रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा सब, इसी तरह वर्षा धन ऋतु है, वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु हो जाएगा, समझ गए ना। इसी तरह महाधन ऋषि, महर्षि हो गया, महाधन ऋद्धि, महर्षि हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आपको मिल जाएगा तब धन ऋतारः, यानी चौथे नंबर की व्याख्या, छोटा है बड़ा का क्या मिले, नहीं मिले। तो इसके लिए एक ही एग्जाम्पल, तब धन, ये बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं देखिए। तो यहाँ में क्या है, छोटा आ, यहाँ क्या है, आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, अब वाह के बाद क्या है, छोटा, ये क्या बन गया, वह पूरा हो गया। अगले ला के बाद क्या है, तारा है। तो अब यहाँ पे कोई गति नहीं है, कुछ नहीं करना है। बात ये व्यंजन आधा है, इसको जो करते हुए लिख सकते हो, आधा ला इस तरह भी कर सकते हो,
या संस्कृत में लिखने की अपनी गति आधा लाख को ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे लिखा जाता है मिलाकर, है ना। पूरा करते हो तो नीचे हलन को देना पड़ेगा, कवल क्लियर हो गया। तो ये रहा आध पूरा। पता नहीं, देख लीजिए आप जो हमसे ना पूछा करा तो किताब दे रही वही मेल लग जाए व्याख्या है ना। माया या ऊर्जस्य, अब माया मतलब माया के द्वारा होगा, है ना। और उद्देश्य का मतलब क्या होता है? माया के द्वारा तेज प्रकट करना, तो किस तरह हो सकता है ना। इसको तो सच में ले लिए भैया, आप कह ही रहे थे बचेगा नहीं बिल्कुल इसे लग जाते हैं ना। शाम वाले गुरु जी अपने लगा था लड़के बेचती, अब लगा था पिछवा ढकेल देते बेचे जितने आगे कहीं भैया था उसके पीछे चला जाता। खूब सीधा आया, इतना सीधा आया कि बहुत गद्दे पर। अरे गुरुजी हम कहाँ हैं? अकेला था भाई, एक का और वो हाँ तो वो एक और कुछ छोड़ बात क्यों तुम्हारा हो गया। और गुण अनंत है, गुण भी अनंत है ना। अब किसी एक गुण या अवगुण से आप अपने आप या कोई भी अपने आप को अच्छा बुरा नहीं कह सकता। बस नया हो गया ये। आगे चला जाए। अब आगे देखिए सब वार्तिक वार्तिक दिए गए हैं, है ना। अच्छा धुनाम संख्यानक से लेकर के आप कहाँ तक पाएंगे ये सारे भाव? क्रिया समास तक वार्तिक के भाव पाएंगे। सब देखने में लगेगा गुण, लेकिन गुण होगा, है ना। देखने में लगेंगे गुण, लेकिन गुण नहीं होगा। होगा कैसे भैया? आगे चले। आगे है अच्छा अच्छा संख्यानम। ये देखिए देखने में तो गुण संधि है, मतलब ये सूत्र है स्पेशल वार्तिकार कात्यायन ने इसको स्पेशल रचा है ना। इसका विग्रह जब हम करते हैं तो ये होता अक्ष अक्षात धन अब यहाँ विग्रह का मतलब समझिए। अक्षात ये कहाँ का रूप है? पंचमी एक वचन का, यानी ये मूल पद क्या था? अक्ष था। और इधर उहिन्याम ये भी आपका कहाँ का रूप है? उहिन्याम कहाँ का रूप है? षष्ठी का, षष्ठी बहुवचन का जी हाँ, षष्ठी का है। तो ये मूल पद क्या है? उहिनी है। मूल पद क्या है? उहिनी। अब यहाँ संख्यानों का अर्थ होता है जानना चाहिए। इस पद का क्या अर्थ होता है? जानना चाहिए। जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? क्योंकि वार्तिककार हम कुछ अलग बताए होंगे।
अरे जब अक्ष पद का उन्हीं से मेल हो तो छा के आकार आ का और बड़ा ऊ का जब मेल किया जाता है तो वहाँ गुण नहीं बल्कि वृद्धि जानना चाहिए, यानी गुण संधि नहीं होती, आ उल के ओ नहीं बल्कि औ हो जाता है। यानी अब यहाँ से शुरू करना किसका होता है? गुण का निषेध करना और वृद्धि संधि का होना, ये खेल शुरू होता है। यह गुण का निषेध होगा, वृद्धि का होना पाया जाएगा। तो यानी अक्षाद विज्ञान संख्यानक कहता है कि जब अक्ष पद के बाद उन्हीं पद दिखाई दे तो इनके मेल से गुण संधि नहीं बल्कि वृद्धि संधि होती है ना। तो अब यहाँ पे अक्षधन उन्हीं करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, अक्षधन उन्हीं देखने से क्या लग रहा है संधि, तो यहाँ छा में क्या उपस्थित है? छोटा, इधर क्या है? बड़ा। अब आओ मेल से क्या बनना चाहिए था? वो, लेकिन हो क्या जाता है? यही नियम किसका है? वाक्यकार का। ये कहते हैं आओ आ और उ के मेल से कभी कभी या कहीं कहीं औ हो जाता है, उसको इन्होंने क्या किया? अलग किया। साहित्य से इन्होंने उदाहरणों को टटोला और उसे क्या किया? अलग किया और उस पे सूत्र बना दिया। अच्छा ध्वनियाम, यानी यहाँ पे अक्षर उन्हीं पद का जब मेल कराया जाता है वहाँ गुण नहीं बल्कि वृद्धि हो जाता है। अब इधर बचा क्या? अच्छा, अब इधर क्या था? बड़ा होने लिए नहीं बचा ना। अब हम देखते हैं व्यंजन के बाद स्वर दिखाई दे किसका मेल कराया जा सकता है? अच्छा कह दिया, क्या कर दिया? अच्छा का अच्छा बना। अब ऐसी स्थिति में अच्छा जब ये अच्छा बनती है एक पद हो गया तो यहाँ पे एक सूत्र आपका काम कर जाता है, रसाभ्यामो समान पदे। ये मूल सूत्र है नाकड़ा बनाने का, बाकी बहुत सारे सूत्र है, ये जरूरी नहीं यही लगाओ, ये काम करता है सब में, है ना। इसलिए इस सूत्र को ज्यादातर बताया जाता है क्योंकि सारे सूत्र इसी के अंतर्गत आती है, मूल नियम है। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे जहाँ भी नाकड़ा हुआ है, इसलिए इस सूत्र को बार बार कहा जाता है। यहाँ रसाभ्याम नोड़ा समान पदे मूल नियम की क्या है? मूल नियम का अनुकरण किया गया। अब उसमें विशेष नियम जैसे कहीं पे आपका जैसे ये वर्ष भोग्य में है आपका कौन सा कुमतिचा है, वो भी रसाभ्याम नोड़ा पदे का अनुसरण करते हुए कुमतिचा अपना विशेष नियम बना लेता है ना। बस ना तो वैसे ही जाने तो यहाँ रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, ये मूल नियम ये कहता है यदि एक ही पद में रा हो अथवा मूर्धन्य सा हो, ये दोनों हो, चाहे रसा दोनों परिस्थिति में के बाद क्या दिखाई दे? वाक्य ना भी हो, ना का परिवर्तन तो किसमें हो जाता है? तो इन दोनों में से कुछ दिखा, रासा में से क्या मिला? सा मूर्धन्य सा ना, सा में क्या है? आधाकार और सा में क्या मिलता? अच्छा, यहाँ सा उपस्थित है, सा के बाद ना है, इसलिए ना का क्या हो गया? बड़ा हो गया है, यानी अक्षौहिणी का क्या बन गया? ये सही है, ये गलत है ना। यहाँ संधि के नियम तब तक लगते हैं जब तक संधि के नियम दिखाई, तो आपका मूल पद क्या बना? अक्षौहिणी। अक्षधन उल्लिनी बराबर अक्षौहिणी। दो ही बातें याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, एक तो ये इसका संधि पद क्या होगा? अक्षौहिणी, और इसका विग्रह पद क्या होगा? अक्षधन उल्लिनी। सूत्र कौन सा है? अक्षाद विज्ञान इसका व्याख्या लिख लीजिए, है ना। कुल मिले आपको कठिन नहीं हो, ना हो कठिन और सरल में अंतर क्या है? कठिन सरल में अंतर केवल इतना है, जो आप जानते हो सरल है, जो नहीं जानते वो कठिन है, और जिस दिन जान जाओगे वो भी सरल है। बस इतना ना, और वो करता ही हम एक बात थी ना, वही करने के लिए हम यहाँ है ना। पहले वो सरल हुआ, अच्छा संख्या ना सरल हो गया, असली खुला हमेशा तक गठिया ना चले बोले। वार्तिक के अनुसार जब अक्ष पद का उन्हीं पद से मेल हो तो जब अक्ष पद का उन्हीं पद से मेल हो तो
अक्ष पद का उर्मी पद से मेल हो तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो आ और उ के मेल से क्या बनता है? वो बनता है। एक तो गुण वर्ण हुआ, जब गुण होवे नहीं करता वृद्धि होता है, इसका मतलब वृद्धि वर्ण का निर्माण में कर देना है। को का वृद्धि वर्ण क्या है? औ है ना, तो वही हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो वार्तिक क्या है? गुण का निषेध करने वाला है और वृद्धि संधि का क्या है? पूरक है ना। बस समझ गए ना। गुण का निषेधात्मक सूत्र अगर कहा जाए कुछ उचित अनुचित नहीं होगा, है ना। तो ये आपका सूत्र गुण सूत्र का क्या है? संधि का निषेधात्मक सूत्र है। विकल्प में नहीं दे रहा है, इतना विकल्प से कहीं हो विकल्प भी नहीं देता। अक्षर उर्मी का अक्षौनी नित्य बनता है ना। ये विकल्प भी नहीं देता है, सीधे आप समझिए गुण का निषेध करता है, कौन सी संधि कर देता है? वृद्धि संधि कर देता है। समझ गए ना जी। अब आगे बढ़े, एक और काम हो गए, अगला चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, हाँ लिखत रहा हम मिनट में बताओ, हम मिटाएंगे ना तब तक जब तक लिख ना जाओ। अब बोलत रहा है ना। अक्षौहिणी अच्छा द्वितीय संख्यानक के बाद आपका स्वादि रेरलोह, अगला सूत्र आपका क्या मिलेगा? अगला वार्तिक स्वादि रेरलोह। स्वादि रेरलोह ये भी क्या है? वार्तिक है। किसका? कात्यायन का। वार्तिक किसने लिखा भाई? कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वार्तिक लिखे हैं लगभग की जय लगभग का है जोड़ा, लगभग सूत्र है, लगभग कालीन के सूत्र है। 1200 4000 सूत्र किसमें लिखा था? कालीन के कितने सूत्रों का? 1250। उसमें व्यक्त कितने को बताया? 1250 में व्यक्त कितने थे? परिवर्तन और परिमार्जन कितने पे किया गया? 540 और 700 को क्या किया गया है? सुंदर व्याख्या ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे स्वादि रेणु और कात्यायन कैसे, कहाँ के कवि थे, कहाँ के लेखक थे, किस प्रांत के, किस प्रांत के लेखक या विद्वान थे? दक्षिण भारत के, दक्षिणार्थ थे ना। दक्षिणार्थ मतलब दक्षिण भारत, बस इतना ही समझिए और कुछ ना। समय क्या है इनका? देखिए स्वाद धन के धन ये है। यहाँ पे स्वादि रेणु लिखा गया है, अब इसको समेता का धा बनाया गया है, ताकि बड़ी स्वादी बन गया। अब रा में छोटा है, यहाँ पे ई है, आई मिलके ए बनता है, रे बन गया। और इसके बाद ऋणा इस तरह करके है। तो ये जो ऋणोह लिखा गया ये षष्ठी दो वचन का रूप है, क्योंकि यहाँ दो पद है, इर और इरण। स्वाद के बाद इर और इरण है, इसलिए इर और इरणोह यानी इरेलोह इस तरह लिखा गया है ना। तो ये जो लिखा गया है कहाँ का रूप है? षष्ठी दो वचन का। ये कहाँ का है? पंचमी। अब इनका स्वाद यानी स्वाद का अर्थ क्या हुआ? स्वा होगा। अरे स्वा पद से दूर अलग या बाद क्या दिखाई दे? इर और इर का मेल होगा, ठीक है। करे इर अथवा इर का मेल हो तो भी गुण संधि नहीं होती। क्या होती है? अब स्वाधन इर करेंगे एक बार, स्वाधन इर करेंगे तो स्वाधन इर इर बोले तो इसको संस्कृत में इरा करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? आ है, यहाँ क्या है? बड़ी ई है। अब आई मिलके क्या बनना चाहिए था? ए, लेकिन वो क्या जाता है? आई। यहाँ भी गुण का निषेध हो क्या होता है? वृद्धि हो रहा है। इधर रह बच्चा और इधर क्या बच्चा, है ना,
स्वा में आई की मात्रा जोड़ देंगे, स्वय बन जाएगा। और इधर आपको जोड़कर स्वयरा। तो ये हुआ पहला। कौन सा? स्वा का मेल किससे किया गया? इरह से। अब स्वा का मेल किससे करेंगे? इरड़ा से। स्वाधन इरड़ा। वास्तव में ये मूल पद क्या है? इरिन है। इरिन ये मूल पद है। ना कड़ा यहाँ भी बना हुआ है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, यही है ना। देखिए इरिन है, लेकिन संधिया में इरड़ी ही दिया गया है ना। आई देखिए स्वाधन इरड़ा है ये। अब यहाँ पे क्या है? छोटा आ निकालिए, यहाँ से बड़ी ई निकालिए, है ना। अब आई मिलके क्या बन जाएगा हमारा? ए होना चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है? आई, क्योंकि निषेधात्मक सूत्र है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। कैसा सूत्र है ये? निषेधात्मक सूत्र है। अब यहाँ हुआ में आई की मात्रा स्वय बन गया। हाँ, स्वयगड़ा को जो का को जोड़ दे स्वयगड़ा। अब सिर्फ स्वयगड़ी, स्वयगड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। स्वयगड़म, स्वयगड़ा, स्वयगड़ी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में स्वयरह, स्वयरम, स्वयरी, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक अपने आप में, है ना। समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? स्वाधीन ले लो। अब इसको भी लिखना है आपको। पहले समझा करा जा अथवा गड़बड़ क्यों चला लगा था ये। पहले आप समझिए इसे, समझने के बाद इतना लिखिए, फिर मैं बोलूं परिभाषा, तब जाके क्या पे लिखिए। पहले सब लिख लेते वक्त ना ये गड़बड़। पहले समझिए, जितना समझाऊं स्लोली, है ना। बोलो अब देखिए, वार्तिक के अनुसार जब स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल लिखिएगा वहाँ मूल पद है ना। मूल पद ये लिखिएगा। स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल। सूत्र के अनुसार जब स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल हो तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। बस 48 दोनों जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है प्रादुर्भोग्येषु। प्रादुर्भोग्येषु मिशन है यहाँ। इसका विग्रह देखिए। नाथ जोड़कर तुम्हें सूत्र निर्मित हो जाएगी, है ना। अब देखिए सप्तमी बहुवचनांत का रूप यहाँ दे दिया है ना। पूरे को मिलाकर सप्तमी बहुवचनांत, यानी सूत्रों में भी, यानी इनमें भी
प्रा के बाद यानी प्रात का मतलब प्रा उपसर्ग के बाद क्या क्या दिखाई दे? एस एस दिखाई दे। इनमें भी क्या होगा? गुण ना होकर वृद्धि होगा, पररूप ना होकर वृद्धि होगा। यहाँ दो सूत्र एक में ही है, यानी दो संधियों का निषेध यहाँ किया गया, एक तो गुण का और दूसरा पररूप का, है ना। अब जरा देखो प्रा के बाद क्या दिखाई दे? यही ना जी। यहाँ से प्राधन इस तरह से अब यह संस्कृति पदम ले आ रहे हैं ना जी। अब यहाँ प्रा में क्या हमारा प्रा उपसर्ग है, लेकिन इसमें उपस्थित क्या है? छोटा। यहाँ क्या है? आओ की क्या होना चाहिए? ओ। लेकिन हो क्या जाता है? ओ, है ना। तो हमारा ये क्या निर्मित हो जाता है? इधर बचा प्रा और इधर हाँ हाँ यही बचा ना, तो हमारा बना क्या? क्या बच गया? दूसरा क्या कहता है? ये कहता है प्रावधान, है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? आओ मिलके होना चाहिए, ओ बन क्या गया? औ, है ना। अब इधर क्या बचा? प्रा, आधा प्रा बचा ना, इधर क्या बचा? इधर हम जोड़ी तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ा। और इधर क्या बन गया? प्रौढ़ा। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है प्राधन ऊर्ध्व, यही ना। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? आओ मिलके क्या होना चाहिए? लेकिन हो क्या जाएगा? इधर क्या बचेगा? और इधर क्या बचा? अब इसका मेल कर देंगे, क्या बच जाएगा? इधर क्या है? अब ये जो तीन है ना अपने आप में, इसमें किसका निषेध दिखाई दे रहा है? गुण का निषेध है। किसका निषेध है? गुण का। गुण निषेध है ना। वो क्या रहा है? वृद्धि का होना पाया जा रहा है। गुण निषेध वृद्धि का होना, यानी यहाँ गुण संधि का निषेध होकर वृद्धि संधि हो गई। अब इन्हें तो देखा क्या कहा था? प्राधन ऐसा। अब ये कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्याहार का वर्ण हो, एक ही परिरूपम यही तो कहता है। अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे तो बाद का रूप सुरक्षित रहता है, यानी अकारांत का जो उपसर्ग है उसका आ कहाँ चला जाएगा? उसके आ का लोप कर दिया जाता है, नहीं तो आ ए मिलके आय बन जाएगा, वृद्धि संधि, है ना। ये किसमें? पररूप संधि में आ का लोप कर दिया जाता है, उसके बाद एक ही मात्रा लाके जोड़ दिया, प्रेषा बनता। कहाँ? प्रेषा बनता किसमें? पररूप संधि। लेकिन ये कहता हम आ का लोप करबे नहीं करेंगे, क्या करबो? तो आधर ए मिलके क्या बन जाएगा? आय। तो कौन सी संधि हो जाएगी? संधि। यानी पररूप का निषेध कर दिया गया। यहाँ का आ और यहाँ का ए मिलकर किस कौन सा निर्माण कर लिए? आय का निर्माण कर लिए, होता भी है ना वृद्धि संधि में। तो ये निषेध किसका दिखाई पड़ रहा है? पररूप का ना। तो बन क्या गया? ऐसा। समझ में आया कुछ? ऐसा बना लिया। और इधर भी यही हाल है, प्राधन इससे यहाँ भी वही किया गया है। प्रा में छोटा आ, इधर ए, आ ए मिलके आई, यही ना। इधर क्या बचा? और इधर क्या बचा? अब यहाँ पे प्रा में एक आई की मात्रा जोड़े तो ऐसे बन गया। समझ में आया? तो ये दोनों किसका निषेध कर रहे हैं? पररूप का निषेध हो रहा है। और किसका होना पाया गया? वृद्धि का। वृद्धि का होना पाया गया। कुछ समझ में आया बबू? हैं? यहाँ से दो भाव हैं। एक तो ये इन दोनों में किसका है? पररूप का निषेध हो रहा है, वृद्धि का होना, और इसमें गुण का निषेध है, वृद्धि का होना। यानी यहाँ 5
पद है ना जी। प्रा उपसर्ग से जुड़ने वाले कितने पद है? 5। ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे। समझ गए ना? तो 3 जगह भूत का निषेध होकर के वृद्धि बढ़ रहा है और 2 जगह पररूप का निषेध होकर वृद्धि बढ़ रहा है। तो पहले तो आप नियम लिख लो। ये सर प्रादुः ढे से आपका बना ला प्रादुः धो ढे बना लीजिए। प्रादुः वहाँ ढो कट गया हो, वही निचवा सूत्रवा इसे लिखना दूसर ऐसे लिखना हम निचवा जगह बार ना बाबरा सक्सेना में धो जो है मिसप्रिंट हो गया, ये इतना मिस हो गया है तो उसके नीचे सूत्र लिखना पूरा। समझ गए ना? बाबरा सक्सेना आप बना लीजिएगा प्रादुः ढे से सूत्र। इसको पढ़ने का यही एक तरीका है, 3 बार एक साथ प्रादुः ढे से तभी पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं है ना। एक तो मिला पढ़ा प्रादुः ढे से वही ले आएगा अंत में प्रादुः ढे एक ही ले आएगा ना। सर जैसे वो पररूप संधि वाला होता है, जैसे मान लीजिए उसका एग्जांपल आगे मिले कुल अभी क्यों नहीं सुना था? नहीं सर तो पूछना क्या है? जैसे प्रेरिते है प्रादन एजते इसमें प्रादन एजते पररूप संधि हुआ। अरे समझ लो बिना समझाए जो पूछना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं। वहाँ पे आपकी की संज्ञा होती है जी। जैसे आपका प्राधन एजते है बच्चों, इतना आपने पढ़ा होगा प्रेजते ना, जी प्राधन एजते बराबर प्रेजते। तो बाद का रूप ये सुरक्षित है, एक ही मात्रा प्राप्त क्यों आया? ये प्रा में तो क्या क्या है? अब जरा समझिए, आधा पा है, रा है और आ है। अब इसमें एजते जोड़ना है, एजते यही जोड़ना ना। अब आ एवं क्या ए नहीं हो जाएगा, तो एक केवल लाने के लिए हमें हिसाब का क्या करना पड़ेगा? तभी तो एक ही मात्रा आके जुड़ेगी प्राप्य। समझ रहे हैं ना? तो प्राप्य आकर लोग किससे होती संज्ञा यहाँ पे हो गई। ती संज्ञा ही तय पढ़ाई हो, ती संज्ञा आपको बताइए ना। अच्छो इत्यादि किसी पद के अंतिम स्वर की क्या हो जाती है? ती संज्ञा। तो यहाँ अंतिम स्वर की क्या की गई है? ती। प्रा के अंतिम स्वर की ती संज्ञा कर दिया गया है ताकि एजते को हम चुपचाप लाकर इस पे जोड़ दे। तो अब ये आधा प्रा हो गया, धन एजते हो गया। अब यहाँ आधा है तो बात का स्वर इसमें जोड़ देंगे, बन क्या जाएगा? प्रेज। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये आपका पररूप स्वर संधि आगे मिलेगा, उस पर चर्चाएं होंगी, है ना। अभी बस यहाँ इंडिकेशन समझिए, यहाँ पे टी संज्ञा हुए नहीं है, आज एक का जोड़ कर दिया गया, तभी तो बड़ा वृद्धि। तो सर कर सकते हैं मतलब पररूप संधि जो है मृद संधि का निषेध नहीं हो रही है। हाँ वहाँ ना, वहाँ क्या हो गया अभी नहीं। अभी ये है पररूप के निषेध पर इतना दाम। जब पररूप का निषेध करके वृद्धि बना है, जिसका मतलब वृद्धि का निषेध करके पररूप बढ़ सकता है। समझिए ना? भाई आपकी क्या करेंगे? की संज्ञा करें तो इसका मतलब वृद्धि का निषेध कर रहे हैं ना। समझ गए ना? हाँ ठीक, सही कहा आपने। आगे बढ़े। आगे आपका है, हाँ इसके बारे में लिख लीजिए, इसकी व्याख्या भी नहीं लिखा ना। देखिए इस वाक्य के अनुसार इस वाक्य के अनुसार यदि प्रा उपसर्ग के बाद, इस वाक्य के अनुसार यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़ ना धापे हवन नहीं है, ऊह, ऊढ़ एवं ऊढ़ी एवं ऊढ़ी हो तो गुरु का निषेध।
स्वाति के अनुसार प्राग शब्द के बाद ऊह ऊढ़ एवं ऊढ़ी हो तो गुण का निषेध है। तथा यदि एस अथवा ऐसे हो तो, तथा यदि एस अथवा ऐसे, एस अथवा ऐसे हो तो पररूप का निषेध होकर पररूप का निषेध होकर वृद्धि संधि होती है। पररूप का निषेध होकर वृद्धि संधि होती है। हो गया। चलिए अगला सूत्र लिखेंगे उत्सर्गावृत्ति धातु। उत्सर्गावृत्ति धातु ये भी क्या है? वार्तिक है? नहीं, सूत्र है जी। कल ये सूत्र है पालन कर लिया ना। यहाँ पे आप समझेगा उपसर्गात धन रीति धन धातु। और यहाँ तो क्या है? उपसर्गात रीति धातु। अब ये उपसर्गात यानी उपसर्ग से दूर परे या अलग, यही हुआ ना इसका भाव। इसमें कहा है ना, इसका मतलब क्या? उपसर्ग से अलग, दूर या परे। रीति यानी री बाद में होने, यानी यहाँ पे आपका जो व्याख्या होता है उपसर्ग हो, लेकिन कैसा? आकारांत। यानी आकारांत उपसर्ग के बाद यदि री, वो भी कैसा री? धातु। यानी री से प्रारंभ होने वाला कोई, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु। समझ गए ना? तब वहां पे गुणना होकर के क्या हो जाता है? वृद्धि। ये नियम वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक नियम है ना। ये विकल्प प्रस्तुत करने वाला सूत्र है। किसका? पाणिनि का। कहते भैया वैकल्पिक सूत्र है, यानी हम चाहे तो गुण कर लें और चाहे तो वृद्धि कर लें, है ना। बस ना, तो यहाँ पे इसका जो भाव है ये कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद यदि री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु, री वाले री बाद में होने, तो मतलब क्या होगा? री बाद में होने, किसके? उपसर्गों के। उपसर्गों के बाद में री होने पर वो री कैसा हो? धातुओं का। री कैसा हो? धातु लिखा गया ना, धातुओं का। इसका मतलब अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो गुण संधि विकल्प से होता है या वृद्धि संधि होती। यही हुआ ना। अच्छा, यह विकल्प अभी नहीं है। अच्छा, वासु का पिछला किए हैं। अच्छा, वासु का पिछला विकल्प से नित्य है ना। हाँ, वो जो भी है देख लीजिए, नित्य हो रहा है यहाँ ना। ठीक, इसको एक लाइन पहले लिखना तब दिखाओ चाहिए ना। पहले इसको लिखिए, फिर उसका व्यापक दिखा रहे हैं।
बोला जाए? हाँ हाँ, सूत्र। लेकिन सूत्र के अनुसार जब अकारांत उपसर्ग के बाद सूत्र के अनुसार यदि अकारांत उपसर्ग के बाद रि से प्रारंभ होने वाला धातु रि से प्रारंभ होने वाला धातु मतलब ह्रस्व ही समझिएगा, है ना? रि से प्रारंभ होने वाला धातु तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, लिख लीजिए चाहे, है ना? गुण ना होकर वृद्धि संधि नित्य होती नित्य का मतलब होता है सदैव, अनिवार्य रूप से। उपधन क्षति। अब यहाँ देखिए पा में क्या है? आ है। इधर क्या है? री है। आ और री मिलके क्या बन जाएगा? हर बनेगा ना, लेकिन होगा क्या? हार। होना क्या चाहिए? अर। तो नित्य यहाँ क्या करा रहे हैं? वृद्धि करा रहे हैं ना। इधर आपका जो उप है ये अधूरा हो गया। अब में बड़ा की मात्रा क्या बन जाएगा? ऊपर। अगला कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ऊपर। यही हाल किसका है? प्रार्थना वृक्ष। प्रार्थना वृक्ष ये क्या कह रहा है? ये कहता है यहाँ क्या है? छोटा। यहाँ क्या है? री है। इस तरह अब आ और री मिलके क्या बन जाएगा? अल। लेकिन हो बनना चाहिए अल, हो क्या गया? वृत्तता की बात कर दी ना। तो ये आपका परिधन क्या है? रा में बड़ा और रा कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? कार छत। ठीक है, यही नृत्य है। ये आपका उत्सर्गावृत्ति धातु। अब आज जितने लोग सूत्र नहीं सुनाए, कल सूत्र सुनाएंगे, और जो लोग आज सुनाए वो उदाहरण और सूत्र याद करेंगे। ठीक है, चार्ज सबको मिलेगा, जो सुनाया उसको भी, जो नहीं सुनाया उसको भी। जो सुना चुके हैं उनको सूत्र और उदाहरण, है ना? सूत्र और उदाहरण याद करके आने, देख कर आने हैं। मैं सूत्र पूछूंगा तो उदाहरण, उदाहरण पूछूंगा तो सूत्र। बाकी सुनाना तो है, जो नहीं सुनाया, है ना? सारे सबके सूत्र याद है? रिपीट याद है? कोई निकाल दिया आपने? सुना अच्छा, बिहार सुना।